नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड को 9 नवंबर को 24 साल पूरे हो गए, क्योंकि उत्तराखंड की स्थापना के 24 साल में क्या पाया और कितना पाना बाकी है, वह एक निरंतर चर्चा का विषय है। उस पर तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष अपनी जगह। लेकिन उत्तराखंड क्यों बना, कैसे बना, उत्तराखंड राज्य की मांग किन मसलों को लेकर, पढ़ाई, कमाई और दवाई, शिक्षा, रोजगार से लेकर इस क्षेत्र के उन तमाम मुद्दों को लेकर यह आंदोलन 90 के दशक में तेजी से, यद्यपि उत्तराखंड की आवाज पहली बार 1952 में कॉमरेड पीसी जोशी के जरिए उठाई गई थी और वो मांग गाहे बगाहे चलती रही। लेकिन 1994 के बाद से ये आवाज बेहद तेजी से उठी। 94 के बाद आवाज उठने के बावजूद राज्य बनने के लिए 6 साल का लंबा और निरंतर संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के तमाम नायक थे। खटीमा कांड, मसूरी कांड, रामपुर तिराहा जो मुजफ्फरनगर में है, दिल्ली जाते वक्त 2 अक्टूबर 1994 को जो वारदात हुई, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 2 अक्टूबर 1994, 3 लगातार वारदातें जिसने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए लगे लोगों का खून खौला दिया। उस समय की यानी कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने निर्ममता और बर्बरता राज्य आंदोलन की मांग करने वालों के साथ निहत्तों पे गोलियां चलाई, लाठियां बरसाई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। संघर्ष की गाथा, संघर्ष की गूंज केवल मैदान में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, पर्वतीय अंचल, दूर दराज के इलाकों में ज्यादा मुखरता से संसाधनों के अभाव के बावजूद और सुविधाओं की कमी के बीच हुआ। तो जो आंदोलन में जो संघर्ष था वो कैसा था, लोगों ने जो जेल काटी, लोगों ने जो पुलिस की बर्बरता को झेला, वो क्या था, कैसा था, उसकी बानगी इस जिले में 213 आंदोलनकारी, 39 आंदोलनकारी वे हैं जिन्होंने 7 दिन से अधिक की जेल काटी। सरकार ने उनके योगदान के लिए, राज्य निर्माण में उनके संघर्ष के मद्देनजर उनको बाद में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार में सरकारी सेवा में रखा। ऐसे ही हमारे साथ एक संघर्षशील उस दौर में 10 दिन से अधिक जेल काटने वाले, पुलिस बर्बरता को झेलने वाले भूपेंद्र सिंह देव ताऊ है, जिन्होंने राज्य आंदोलन में क्या भूमिका निभाई ये पूरा क्षेत्र जानता है। लेकिन उस दौर के संस्मरण क्या है, किन कठिन परिस्थितियों में वो सब कुछ झेलना पड़ा, लक्ष्य कैसे पाया, संघर्ष कैसे किया और किन किन जेलों में रहे, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। ताऊ साहब, आपको बहुत धन्यवाद। और अब हम 24 साल उत्तराखंड को हो गए और आप इस उत्तराखंड के निर्माण के एक ऐसे शिल्पी है जिन्होंने संघर्ष भी किया, लोगों को भी संगठित किया, पुलिस की बर्बरता को भी झेला और जेल में भी आया। इन सब यातनाओं, इन सब परेशानियों, इन सब चुनौतियों को आपने कैसे झेला और आंदोलन का जो पृष्ठभूमि थी प्रवेश आपने किया और अंत में राज्य बनाने का जो सपना था वो साकार। हमारे उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश के साथ था तो उस समय हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। जो लोग बाहर मैदानी भागों की ओर बस गए थे उन्हीं के बच्चे उच्च पदों में जा पाते थे। हमारे यहाँ के युवा ज्यादा से ज्यादा फौज में ही जा पाते थे या छोटे मोटे कहीं पर भी लगते थे। अध्यापक भी हमारे छोटी मोटी नौकरियों में यहाँ पर आते थे। अध्यापक भी हमारे उस समय मैदानी विभाग से आते थे। तो मन में एक पीड़ा जगी जब 91 में मंडल कमीशन 27% कमीशन की बात हुई, तो उस समय यहाँ के युवाओं में भी और पूरे देश में एक उबाल था कि अब क्या होगा जब इतना सारे लोगों को और अधिक आरक्षण के अंतर्गत लिया गया। उसी आंदोलन को लेते लेते धीरे 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 यह उत्तराखंड की अस्मिता की ओर बढ़ गया। क्योंकि मुलायम सिंह की उस समय सरकार हुआ करती थी। मुलायम सिंह की सरकार ने एक साजिश के तहत यहाँ गांव-गांव में सस्ते शराब की दुकानें खोल दी गई।
जिससे यहाँ का युवा और ज्यादा शराबी होने लगा। तो इस पीड़ा को लेते हुए महिलाओं और यहाँ की जनता में एक आक्रोश बैठा और देखते देखते इन्होंने एक नए उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। हमारे पहाड़ की जवानी और हमारा पानी और ये जो है सब मैदानी भूभाग प्रयोग कर रहे थे और हमारी जवानी पलायन कर रही थी। हमारा यहाँ का पानी जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब इस पीड़ा को लेते हुए जब जन आंदोलन चला तो हम उस समय हमारी उम्र भी स्वयं 17-18 साल की थी। सन 87 से हम लोग इस आंदोलन में जुड़े उत्तराखंड क्रांति दल के साथ। जुड़ने के बावजूद एक आक्रोश सरकार के खिलाफ जाते 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 और शराब विरोधी और इन विषयों को लेकर के तमाम उस समय वारदातें चली। फिर मुजफ्फरनगर कांड हुआ और ये मंसूरी कांड हो गया, खटीमा कांड हो गया, नैनीताल कांड हो गया। यहाँ तमाम लोगों को बर्बरता से गोली मार दी गई और बर्बरता से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। हमारी महिलाओं को खींच कर गन्ने के खेतों में ले जाया गया। उस पीड़ा को देखते ही यहाँ का हर वर्ग जो है आक्रोशित हो उठा था। इस सिलसिले में ये शराब का विरोध और अपने अलग राज्य की मांग के लिए 3 बार मुझे जेल जाना पड़ा। एक बार 2 दिन के लिए बंद किया, एक बार पूरा दिन रखने के बाद जंगल में छोड़ दिया गया और तीसरी बार घर में आकर के उस दिन तो 15 दिन के लिए हमको अंदर कर ही दिया था और 10 दिन में हमारी बेल हो गई। जो मुलायम सिंह यादव के लोग थे वो ज्यादातर PSC में थे। वो हमारे पहाड़ के युवाओं को देखकर बहुत खूंखार और वो रहते थे, तो वो हमको देखकर ज्यादातर एकदम से आक्रोशित हो जाते थे उस समय के लोग। अब जब ये चला चलते चलते अब क्या रहा कि हमारा उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए एक चीज रही कि अब हमारा अपना आदमी अपना PCS होगा, अपना ही IAS होगा, अपने ही पहाड़ में ये संस्थान खुलेंगे। लेकिन पता नहीं किस नीति के तहत आज भी इस 24 साल में हम इस को साकार नहीं कर पाए। आज परिवहन की व्यवस्था को ही लें, हमारी परिवहन व्यवस्था ही चरमरा चुकी है। क्योंकि परिवहन व्यवस्था पहले उत्तर प्रदेश में हमारे लोकल क्षेत्रों में भी गाड़ियां चला करती, लेकिन आज उत्तराखंड बनने के बावजूद हमारे पास परिवहन का बेड़ा नहीं है, जिसकी बानिगी अभी 2 दिन पहले मरचुला वाली घटना हुई और उसी प्रकार से यही घटना घटित होते होते अभी अमोड़ी में ये बस गई। उसी प्रकार से आज हॉस्पिटल तो हमारे पास हो गए हैं, लेकिन उनमें हमारे पास डॉक्टर नहीं है। स्कूल हमारे पास हो गए हैं, वहां पर हमारे पास मुखिया नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है, स्कूलों में हमारे अध्यापक नहीं है और संख्याएं लगातार घटती जा रही है। लोग प्राइवेट की ओर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। संसाधन न होने से हम आज शिक्षा वास्तव में जो आपने कमाई, दवाई और ये 3 चीजें बताई थी, उन 3 चीजों में आज दवाई के लिए भी हम तरस रहे हैं और पढ़ाई के लिए भी हम तरस रहे हैं और कमाई के लिए भी अभी रोजगार के मामले पर भी हम लोग बहुत पीछे हैं। केवल और केवल कुछ बच्चे जो अग्निवीर फौज में या अन्य इसी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और तृतीय श्रेणी की तमाम इन घोटालों के बीच में नकल विरोधी अध्यादेश जो जारी हुआ उसका भी अभी तक लाभ लोगों को नहीं मिल पाया है। एक नियम आज सरकार बना देती है, कल को उसी नियम को पलटाकर दूसरा नियम अन्य क्या ले आ रही है कोई पता नहीं चल रहा है। अभी तक भी इसका अध्यादेशों का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारे यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है, उसके बावजूद भी सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। आज भी हमें हमारे उत्तराखंड के उन शहीदों को यही पीड़ा है कि हमने यह जो उत्तराखंड मांगा था, हमने सपनों के अनुरूप कि अपने लोग होंगे, अपनी पानी अपना जवानी यही रहेगी और फिर भी हमारे गांव के गांव पलायन कर गए हैं सुविधाओं के अभाव में। कब यह उत्तराखंड हमारा इतना सशक्त होगा कि हम अपनी जवानी और अपने पानी को यही रोक लें। इसी पीड़ा के साथ साथ मैं आज अपनी पीड़ा पुनः सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार हमारी सुध ले और जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक तो पहुंचाने की कोशिश करें। देव साहब, आपने जो पीड़ा व्यक्त करी
आंदोलन यानी कि राज्य का निर्माण के लिए जो जोश था, जो जुनून था, जो जज्बा था, जो संघर्ष किया, वो अपनी जगह। इन 24 सालों में कितना हासिल हुआ और कितना नहीं हुआ, ये सब जानते हैं। आपने मारतोला की घटना का जिक्र किया। अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील में मारतोला कूपी में जो गढ़वाल मोटर्स की बस गिरी, उसमें एक झटके में 36 जिंदगियां चली गई। यानी कि हमारी जो परिवहन सेवा है, पर्वतीय क्षेत्र रेल विहीन प्रदेश, ज्यादातर स्थान में रेल नहीं है। जरूर टनकपुर से लेके हरिद्वार, देहरादून, मैदानी क्षेत्रों में रेल परिवहन की सुविधा है, लेकिन 9 जिले पूरी तरह से रेल से कटे हुए हैं। उन इलाकों में रेल सेवा का जो विस्तार होना चाहिए वो हो या न हो, तो उससे पहले, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की बात होती है, अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, तेजी से चल रहा है, लेकिन टनकपुर बागेश्वर अंग्रेजों के समय का है, यानी कि 100 साल पुराना उस प्रोजेक्ट को अभी बार बार सर्वे की बात होती है। तो जरूरत है कि परिवहन सेवाएं यानी कि बेहतर सड़क हो, रोडवेज की बस सेवा का विस्तार हो। जैसा अभी आपने बताया कि पहले शामली बस चलती थी, रौसाल चलती थी, पंचेश्वर चलती थी, यानी कि रिमोट एरियाज में परिवहन निगम की उत्तर प्रदेश के दौर में बस। तो क्या अब जो खास तौर पे परिवहन सेवा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने, सामग्री को लाने ले जाने, हर चीज के लिए जरूरत होती है, और परिवहन सुविधा न होने से जो परिवहन रियायतें मिलती हैं, सीनियर सिटीजन को मिलती है, दिव्यांग को मिलती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मिलती है, राज्य आंदोलनकारी को मिलती है, तो वो सब सुविधाएं से भी लोग वंचित हो रहे हैं। तो कैसे परिवहन सेवा को सुधारा जाए, उसे बढ़ाया जाए? हमारा मानना यह है कि परिवहन सेवाओं में बहुत बड़ी बसें नवी है, जिसने उसी हिसाब से अलग अलग इन परिवहन के बेड़ों में छोटी गाड़ियों से लेकर के बड़ी गाड़ियों तक के सभी इस परिवहन के अंतर्गत होती है। तो जहां पर जिस प्रकार के पैसेंजर होते हैं उस प्रकार के परिवहन की व्यवस्थाएं लगाई जा सकती है। दूसरा, सरकार ने सुविधाएं तो दे दी, लेकिन अधिकारियों ने या सरकार ने किस नियम के तहत आधी अधूरी सेवा दी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को एक बस में बैठकर यदि दिल्ली जाना होता है, लेकिन वो भी सीमा के अंतर्गत। यहाँ से वही राज्य आंदोलनकारी केवल रुद्रपुर तक, सीमा तक तो वो राज्य आंदोलनकारी रहता है, और उसी बंद के अंतर्गत वह फिर रुद्रपुर से दिल्ली जाने तक वो बेगाना हो जाता है। कंडक्टर उसी समय कहता है कि पैसे निकाल। वही स्थितियां हमारी परिवहन की जितनी गाड़ियां हैं सब दूसरे प्रदेशों को जाती है, जिसका लाभ वास्तव में हमारे बुजुर्गों को और हमारे जिनको सीमा के अंतर्गत इन्होंने बांध रखा है, और वो उसका पूर्ण रूप से लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। एक ओर से कहती है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को हमने बसों में फ्री की सुविधा दे रखी है और उन्हें सम्मान दे रखा है, लेकिन इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि वह व्यक्ति अगर दिल्ली के लिए बैठता है तो रुद्रपुर तक वो उसी बस में आंदोलनकारी होता है, लेकिन उसके बाद वो साधारण व्यक्ति हो जाता है। तो उसका सम्मान है या अपमान है? ऐसे आधे अधूरे नियमावलियों को बनाने से क्या फायदा? चिकित्सा सुविधा कहा जाता है इनको दी जाती है, लेकिन चिकित्सा सुविधा के लिए वहां पर भी उनको आयुष्मान कार्ड और दूसरे अन्य कार्डों का सहारा लेना पड़ता है। वहां पर भी केवल और केवल घोषणा पर ही एक ओर से घोषणा कर दी गई थी कि इनके आश्रितों को आज वो अध्यादेश जारी कर दिया गया, लेकिन उसके अध्यादेश के खिलाफ भी लोग कोर्ट जा चुके हैं। तो ये कैसे नियम और कैसे ये अध्यादेश बन रहे हैं, इस वजह समझ से परे है। हम वास्तव में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे प्रदेश का विकास हुआ है या यहाँ पर राजनीति का विकास हुआ है, यह थोड़ा समझ से परे। बहुत धन्यवाद देव साहब, आपने ठीक कहा कि जो सपने देखे गए थे राज्य निर्माण के समय, उसकी जो बुनियाद की लोग हिमाचल प्रदेश से तुलना करते हैं, जो 70 के दशक में एक ऐसा राज्य बना जिसको DS परमार जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके मॉडल को, और आज हिमाचल प्रदेश ऐसा हिमालयी राज्य है तो पूरे देश में तरक्की का एक मॉडल है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी उत्तराखंड आज तक उस नक्शे कदम पर नहीं चला है। उसका जो मॉडल है, तमाम सपनों के बावजूद उन सपनों को पूरा करने की जो प्रक्रिया है वो बेहद धीमी है। शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की संस्थाएं बड़ी हैं, स्कूल कॉलेज बड़े हैं, तकनीकी संस्थाएं बड़ी हैं, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है। शिक्षा में पढ़ने वालों की संख्या, अस्पतालों में इलाज की
वह स्थिति तमाम दावों के बावजूद आज नहीं है। जरूर है ये एम्बुलेंस की कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है, लेकिन कितना लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बार बार जब संकट के समय, परीक्षा के समय ये एम्बुलेंसेज भी बहुत पास नहीं हो पा रही। रोजगार की स्थिति, लोग सरकारी नौकरी से दूर हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब भी उनके पास नहीं है। यानी कि पलायन को रोकने के लिए रोजगार चाहिए और पलायन को रोकने के लिए खेती बागवानी चाहिए और पलायन को रोकने के लिए उद्योग चाहिए। और इन तमाम मोर्चों पर सरकारी शानदार आंकड़ों के बावजूद जमीन पर, खेतों पर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालात हैं वो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो अपनी मिट्टी को छोड़ें, अपने इलाके से दूर दूसरे राज्यों में, अपने प्रदेश के दूसरे शहरी क्षेत्र में जाकर वो काम करें। शायद ये सपने के लिए राज्य आंदोलन के लिए संघर्ष करने वालों के नहीं थे और इस सपने को पूरा करने के लिए इस बार 24 आंदोलन के राज्य स्थापना के पूरे होंगे तो नए सिरे से सोचना होगा। जो चाहा गया था, जो मांगा गया था, जो सोचा गया था वो कितना हुआ है। बेशक पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बात हो रही है, बेशक देश में जो राज्य के विकास की गति में हम 6ठे नंबर पर हैं, लेकिन उसका लाभ निचले स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों पर, रिमोट एरिया तक जब तक नहीं मिलता है तब तक ये आंकड़े पूरी सच्चाई है, जो तस्वीर के पूरे पक्ष को नहीं दिखाता है, एक पक्ष की अनदेखी इसके जरिए होती है। आपका बहुत